सफलता नहीं मिली, राजनीति में कोई पैमाना नहीं होता। अगर आप जनप्रतिनिधि जनता ने बनाए हैं तो आपको सफलता भी मिली है। और थर्ड फ्रंट, सेकंड फ्रंट, फर्स्ट फ्रंट, ये सारी चीजें बदलती रहती हैं, पॉलिटिक्स है। तो मैं हनुमान जी का सम्मान करता हूं और वो मेहनती भी हैं। ये जनता जनार्दन तय करती है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एनडीए के साथ। आप सर किसानों की बात भी करते हैं, राशि एक ही है आरएलडी और आरएलपी, आपको लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल है, लेकिन मैं उस ट्रेडिशनल फॉर्मेट, उस चश्मे से राजस्थान को नहीं देखता हूं। मैं राजस्थान के हर नौजवान को कहना चाहता हूं, आज एक चलन चल गया, बिहार में चुनाव चल रहा है, कह रहे 85% आरक्षण देंगे। तो राजस्थान के यूथ को भी सोचना पड़ेगा, क्या वही जो 30 साल पुरानी राजनीति, वही मंत्र, वही नारे, क्या आज भी पॉलिटिक्स में वही हम आने वाले 20 साल में जो यंग लीडर हैं उनसे भी वही भाषा, वही बुलवाना चाहते हैं? कहीं ना कहीं एस्पिरेशनल इंडिया का ख्याल रखना हो। पीएम बात कर रहे हैं कि हम वी हैव टू बी डेवलप्ड, 1947 तक हमें विकसित होना है। देश का किसी युवा नेता ने क्यों नहीं सोचा ये? देश के विपक्ष की किसी पार्टी ने क्यों नहीं सोचा? क्यों नहीं वो बोलते कि हम कैसे विकसित होंगे, हमारे पास प्लान? कोई प्लान है? नहीं। वो सिर्फ मंडल, प्री मंडल, पोस्ट मंडल, वो एक सीमित दायरे पे दुनिया को देखते हैं। मैं जाट, नॉन जाट, एंटी जाट के चश्मे से ना राजस्थान को देखता हूं, ना आपको देखता हूं, ना दुनिया को। सर अभी आपने बताया कि जिस तरह से हमारे विवाद, अभी संवाद है, जो कंडीशन है, जो चल रहा है पूरा समय, एक तरफ सभी पार्टियां जो मोदी को किसान विरोधी बताने में लगी हुई है, वहीं आपके शब्दों को माने तो मोदी ने जो है किसानों के लिए ये टैरिफ झेली है। तो इस टैरिफ को आप कैसे देखते हैं और क्या? देखिए, सीधी बात है, मैं इस पे अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि मैं सरकार में एक जिम्मेदार पद पे बैठा हूं, और अगर मैं कोई शब्द बोलूंगा जिसका असर पड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारी बातचीत देशों में है, वो मैं गैर जिम्मेदाराना ठहराऊंगा। इसलिए मेरी खुद की सीमा, मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। देश की जनता, देश की आवाम को मालूम है कि देश कभी ना झुका है। क्रूर शासकों को हम लोगों ने झेला, राजस्थान के लोगों ने देखा है, शोषण झेला है और उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ के लोग बड़े पैमाने पे आगे आए, कुर्बानियां दी। तो अब कहाँ भारत झुकेगा? तो आप बेशक जो आप कह रहे हैं ठीक फरमा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने नैतिक निर्णय लिया है, साहसी निर्णय लिया है, और आगे भी हम लोग लेंगे। सर एक सवाल सर, राष्ट्रीय लोकदल क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगा? नहीं, ऐसा अभी कोई निर्णय नहीं। आने वाले चुनाव कहाँ है, अभी तो बहुत दूर है सर, नई शिक्षा नीति ने कौशल विकास को जोड़ा है जी, तो देश के युवाओं को कितना फायदा मिलेगा? देखिए, फायदा इसलिए मिलेगा कि जो ट्रेडिशनल जो एजुकेशन का सिस्टम है उसमें, क्योंकि आप छोटे पैमाने पे बात नहीं कर रहे हो, आप बात कर रहे हो मतलब लाखों करोड़ों बच्चों, तो उसमें रिफॉर्म करना वो स्लो मूविंग रिफॉर्म होता है। आपको एजुकेशनलिस्ट की राय लेनी पड़ती है, आपको पेरेंट्स की राय, जितने स्टेक होल्डर हैं, स्कूली सिस्टम क्या तैयार है उस रिफॉर्म के लिए? नहीं। करिकुलम जब आप बनाते हैं तो आपको देखना है कि एक कक्षा की नई आपने किताब लाए हो तो आने वाले 2 कम से कम और सालों पे उसका प्रभाव पड़ेगा। एक लर्निंग पाथवे पे उसका प्रभाव पड़ेगा, लर्निंग की, टीचिंग की पेडागोजी पे उसका प्रभाव पड़ेगा, जिस तरीके से शिक्षक सिखाता है उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म इज ऑलवेज स्लो मूविंग, इट हैज टू बी, यू कैन नॉट हैव रेवोल्यूशनरी स्टेप्स। इस बीच में एनईपी बहुत फॉरवर्ड लुकिंग और प्रोग्रेसिव एक पॉलिसी हमें मिली है, और वो हमें एक मैंडेट देता है कि आप शॉर्ट टर्म जो वोकेशनल कोर्सेज हैं उनको आप इंटीग्रेट कीजिए। अब हमने 110 घंटे को एकेडमिक कैलेंडर में जो वोकेशनल का समय, वो हमने इंटीग्रेट किया है। अब आगे शिक्षण संस्थानों को आगे आना होगा, स्किल लैब्स में निवेश करना होगा, वोकेशनल टीचर्स पे राज्य सरकारों को ध्यान देना होगा, नियमित उनकी भर्ती हो, अच्छा उनको वेतन मिले, उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनको प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि जो बच्चे वोकेशनल करना चाहते हैं उन्हें वो अवसर मिले। यू लुक एट सिंगापुर, यू लुक एट यूरोपियन कंट्रीज, ट्रेडिशनली स्कूल में ही बच्चों को ऑप्शंस वो मिल जाते हैं। तो उसी से प्रेरणा लेके एनईपी ने कहा है कि 6ठी क्लास से आप लोगों को, बच्चों को सेंसिटाइज करेंगे। और अब आपको पता है कि यूजीसी ने हायर एजुकेशन में अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम को हरी झंडी दी। अब देश के सभी यूनिवर्सिटीज में धीमे धीमे आप पाएंगे कि 50% क्लासरूम और 50% वोकेशनल का एक्सपीरियंस लेके वही डिग्री बच्चा हासिल करेगा। आगे ऑपरेशन सिंदूर, अप्लाइड साइंस, देखिए हमारे देश में 90% जो वर्क है ट्रेडिशनल खास तौर से, वो हाथ से काम है। तो जो एक्चुअली हाथ से काम कर रहे हैं, जो अप्लाइड वर्क कर रहे हैं, इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, उनको डिग्निटी मिलनी चाहिए।
वो वोकेशनल से जुड़ी है, ट्रेडिशनल ITI से जुड़ी है, पॉलिटेक्निक से जुड़ी है, और साथ ही फ्यूचर स्किल्स को हमने बढ़ावा दिया। फ्यूचर स्किल्स में रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, AI, सोलर इंडस्ट्री, हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, सारे सेक्टर्स में हम ट्रेनिंग दें। आपने शुरुआत करिए, क्या मैसेज कार्यकर्ताओं को आपने अभी दिया है? मैसेज ये है कि कार्यकर्ता काम करें, टीम वर्क की भावना पैदा करें, नए लोगों को जोड़ें, यूथ ओरिएंटेड, यूथ पे फोकस RLD का रहना ही चाहिए, क्योंकि एक तरह से हम रीबिल्डिंग कर रहे हैं पार्टी को। पुनः राजस्थान के जिन क्षेत्रों में हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, कभी चौधरी चरण सिंह को देखा, कभी चौधरी अजीत सिंह को उन्होंने करीब से देखा, आज उनमें एक उत्सुकता है, उन्हें हम कैसे दल के साथ जोड़ सकते हैं। तो ये एक प्रयास है, सभी संभागों में कार्यक्रम हो, हमारा संगठन का फैलाव हो, सभी जगह जिलाध्यक्ष हो, वो अपनी टीम बनाए, फिर धीमे धीमे जो वर्कर हैं उनकी सरकार में जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करने के लिए आगे आए। हमारे जनप्रतिनिधि सुभाष जी काफ़ी अनुभवी हैं, सेकंड टाइम जोगेंद्र रवाना जी विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और जो उनकी टीम राज्य में इन्होंने बनाई है वो भी इसमें असरदार हो। तो ये कोशिश है, जब जाते हैं तो संवाद होता है, कार्यकर्ताओं ने विकास संबंधित भी कुछ सुझाव दिए, यहाँ शिक्षक समाज भी आगे आया, और कुछ फार्मेसी के रिलेटेड कुछ रिफॉर्म्स को लेके कुछ शिकायतें थी तो उन्होंने अपनी बात की। सर, लोकल बॉडी इलेक्शन है तो उनकी तैयारियां भी आपकी पार्टी कर रही है, क्या अलायंस में लड़ेंगे या? लोकल बॉडी के इलेक्शन में एक्चुअली वो जमीनी इलेक्शन होता है, जमीनी चुनाव होता है, जिसमें लोग भले पार्टी लाइन पे उस पे मतदान ना करें या पार्टी से जुड़े हुए ना हो, लेकिन वो अपनी मेहनत उनकी बरकरार रहती है और निरंतर वो लोगों के बीच रहते हैं। वही पार्टी का आधार हो सकता है जो गांव के वोटर हैं, जिन्होंने गांव में मेहनत कर रखी है, और गांव के वे बुनियादी चुनाव जो लोग लड़ेंगे उन्हीं में से हमें आगे टैलेंट मिलेगा। तो ऑफ कोर्स पार्टी टारगेट करेगी उस चुनाव। बेसिकली आप जो है मोदी जी के साथ हैं, इधर तीसरे मोर्चे के रूप में उभरने की तैयारी है, जैसा कल अवाना जी ने की फिल्म में भी कहा है। नहीं, वो अमाना जी ने कहा है, मैंने नहीं कहा। तो लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट आप उसी पार्टी के? मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ हूँ, इनको आजादी है कुछ, ये खुद भी सोचते हैं और कहते हैं। संगठन की तरफ से मैंने कहा है ये अपनी मांग रखेंगे, प्रस्ताव रखेंगे, हम लोग फैसला लेंगे। जयपुर में आयोजन हुआ आपका पार्टी का, उसमें कार्यकर्ताओं या अध्यक्ष साहब की तरफ से कहा गया कि सिंबल का एक मान्यता से संबंधित राज्य स्तर पे चुनाव आयोग को निर्णय लेना होता है और अलॉट करना होता है सिंबल। वो टेक्निकल एक इशू है जो हमें रिजॉल्व करना है। सर, आपकी पार्टी किसानों में समर्पित रही है, कई राज्यों में बाढ़ आ रही है, गन्ना के मूल्य को लेकर के यूपी में बनाने के मामले। नहीं, देखिए, केंद्र सरकार ने फेयर रेम्युनेटिव प्राइस हर साल बढ़ाया है, और मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी इस बार SAP को जो किसान की उम्मीद है उसी के अनुरूप बढ़ाने का काम करेगी। योगी आदित्यनाथ जी से जो मुख्यमंत्री हैं, मेरे संबंध में बातचीत हुई है, हमारे विधायक भी लगातार उनसे संवाद करते हैं, वो भी इस विषय को लेकर गंभीर हैं, और किसान का किसी भी विषय पे हम अहित नहीं होने देंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो बातचीत चल रही है, आपको मालूम है कि क्या कारण, पर्दे के पीछे क्या कारण है कि चीज़ें नहीं बन पाई। जिन देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध थे, प्रधानमंत्री ने 2 टूक कहा है कि हम किसान के हित पे समझौता नहीं कर सकते। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो बड़ी ताकतें हैं वो चाहती थी कि भारत अपने दरवाजे खोल दे और सस्ते दरों पे जो वो पदार्थ, जो प्रोडक्ट वहाँ के फार्मर बना रहे हैं यूरोप में या US में, वो यहाँ मार्केट को फ्लड कर दें। तो हमें बड़े संवेदनशील तरीके से फैसला लेना होगा। जब हमारे किसान की फसल तैयार है, उसके निर्यात को हम प्रोत्साहित करें, बाहर के आयात को हम रेगुलेट करें। ये भारत सरकार की एक नियंत्रित पॉलिसी रही है। किसान पे फोकस करेंगे, पूरे देश में किसान पे ही फोकस होना ही चाहिए। एग्रीरियन बेस जो है अभी भी कंट्री का बहुत मजबूत है। चौधरी चरण सिंह की आइडियोलॉजी, उनकी फिलॉसफी भी जो हमें गाइड करती है, वो भी हमें ये बताती है। और अगर वहाँ पे हम रिसर्जेंस देखते हैं, जैसे आप देखते हैं क्रय शक्ति आज जो है भारत की अर्थव्यवस्था अनुमान से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है और महंगाई काबू में आई है, उसमें बड़ा योगदान ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता, ग्रामीण क्षेत्र के जो उत्पादक हैं, जो किसान हैं, ये उनका है।